Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी सर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए माफ कीजिएगा, आज का लेक्चर आने में थोड़ी सी देर हो गई। दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2020। हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले दोस्तों, आपको आपके दिन की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करेंगे, ठीक है? तो पहले हम उन पंक्तियों को देखते हैं, फिर अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, यह पंक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, आप एक बार पढ़िए, आपको मोटिवेट करेगा पंक्ति। यदि आप बार बार फेल होते हैं, यदि आप घबरा जाते हैं, उसके लिए आप लोगों ने करमवीर नाम का कविता अवश्य से पढ़ा होगा। यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हैं तो 7वीं 8वीं की क्लास में यह कविता थी करमवीर। इनके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। एक बार पहले हम थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को शुरुआत करेंगे, ठीक है? पढ़िए। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। उनके लिए खास कर जो भाग के भरोसे बैठे रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। बहुत ही बेहतरीन कविता है। यदि आप आराम से इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत ज्यादा इसका मतलब समझ में आएगा और आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई, आई कैन डू इट। ओके, अब आगे पढ़िए। ये आलसी लोगों के लिए है। जैसे आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। ये नहीं कि बोलना कुछ करना कुछ। मानते जो भी है, सुनते हैं सदा सबकी कही, सुनते हैं सबकी लेकिन मानते हैं अपने दिल की, ठीक है? जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, वो किसी दूसरे से मदद की आशा नहीं रखते, वो अपनी मदद अपने आप करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। तो दोस्तों, यह कविता आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी में रोज कविताएं लाया करूंगा आपको मोटिवेट करने के लिए। 2 लाइन ऐसा मैं रोज लाया करूंगा जो बहुत बड़े बड़े लोग कह चुके हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अब फिलहाल हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का लेक्चर बस शुरू होने वाला है। बस आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन हमारे साथ बनी रहे। और हाँ, अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए, चाहे वो लाइक के माध्यम से हो या वो कमेंट के माध्यम से हो, ठीक है? और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको काफी मजा आएगा। हम अपने बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया गया है। किनके द्वारा? जो बाइडेन द्वारा। और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बातें इनके बारे में बता दूं कि पहले ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है? तो जो उपराष्ट्रपति रहे, ओबामा के समय में ये उपराष्ट्रपति भी थे। अब ये राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब देखिए, अभी इनके समय में उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? कमला हैरिस। इनका नाम तो आपको रट लेना है। क्यों? क्योंकि यूएसए की पहली महिला अश्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, ठीक है? और आपको एक यह बात याद रखना है कि जो बाइडेन किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के। और चुनाव चिन्ह आप बोल सकते हैं गधा है। ओके, तो इतनी सारी बातें को आपको याद रखना है। और ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि कौन से राष्ट्रपति है ये? तो 46वें राष्ट्रपति है, ठीक है? अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। अब ये सीनियर मोस्ट, पहले ये थे लेकिन अब ये सीनियर मोस्ट उपाध्यक्ष बन गए हैं। ओके, तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबम जो कहाँ के? मणिपुर के हैं। नाम याद रखिएगा, मणिपुर के हैं और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की खोज कब की गई थी? तो 20 मई 2009 को। और हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। एक ऑप्शन में मैं आपको दे रखा हूं रानी रामपाल। किस लिए दिया गया है? क्योंकि आपको पता होगा इस साल का अर्जुन अवार्ड में ये भी शामिल थी, जो 29 अगस्त 2020 को दिया गया था अर्जुन अवार्ड 5 खिलाड़ियों को, ठीक है? तो उसमें एक रानी रामपाल भी शामिल थी, जो कि अभी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, ठीक है? तो इतनी सारी बातों को याद रखना है। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय किया जाएगा। जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो उसी तरह से पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय करने का निश्चय किया गया है मोदी जी द्वारा। ऐसे आपको पता होगा कि मोदी जी कल एक वर्चुअल मीटिंग किए थे, जिसमें घोघा, गुजरात में घोघा और हजीरा के बीच शुरू किए थे रोपैक्स सेवा को। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है? अब चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि खेल
ने खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कितने केंद्रों की मंजूरी दी? मतलब खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र कहने का मतलब यह हुआ कि खेलो इंडिया के सेंटर के रूप में कुछ लोकेशन की चूज की गई और वहां पर अगले 4 सालों तक वित्तीय सहायता दी जाएगी उसके रख रखाव के लिए स्टेडियम के। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो 6 खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए 6 उत्कृष्टता केंद्र की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। ये कहां कहां दी गई है आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन बस एक बार जान लीजिए। असम का राज्य खेल अकादमी है, मेघालय का जेएन परिसर है, सिक्किम का पलजोर स्टेडियम, दमन एवं दीव का नया खेल परिसर, मध्य प्रदेश का एमपी राज्य अकादमी, महाराष्ट्र का श्री शिव छत्रपति खेल परिसर। इसमें आपको जानने योग्य बातें क्या है कि पलजोर स्टेडियम कहाँ है भाई? तो सिक्किम में। याद रखिएगा पलजोर स्टेडियम कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब देखिए खेल मंत्री तो आपको पता होगा ही कि अभी खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा में होने वाला है, रोहतक। आप लोगों ने याद किया होगा इस बात को। और 2020 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? जी हाँ, असम के गुवाहाटी में। आप लोगों को तो बहुत सारी बातें याद है, बहुत ही बेहतरीन। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्वाटेमाला में किस तूफान के कारण लगभग 150 से ज्यादा मनुष्य की मृत्यु हो गई है? तो विच स्टॉर्म हैज किल्ड मोर देन 150 पीपल इन ग्वाटेमाला? भाई ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश वालों के लिए भी आसान है। आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्लीज अपना प्यार हम लोगों के प्रति दिखाते रहे। ठीक है, तो एटा नाम का तूफान आया था कहाँ? ग्वाटेमाला में। और 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। ग्वाटेमाला जो है नॉर्थ अमेरिका रीजन में एक कंट्री है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है ग्वाटेमाला सिटी है। और ज्यादा कुछ इसके बारे में हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किस योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये तो अभी हाल ही में लागू हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी 16 में हुआ है। तो 1 रैंक 1 पेंशन योजना, इसके 5 साल पूरे हुए हैं। कब? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को इसके 5 साल पूरे हो गए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को। अच्छा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है। देखिए, जैसे भारत में जो पेंशन सिस्टम है वो थोड़ा सा पता ही नहीं चलता। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई नौकरी कर रहे हैं, ठीक, अब आप नौकरी के उस उच्चतम पद पर है। मान लीजिए कि आप कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसके मैनेजर है। ठीक है, अभी से आप है मैनेजर 2020 से। और मान लीजिए कि 25 साल बाद कोई 25 साल नहीं करते, 10 साल बाद 2030 में भी कोई आदमी मैनेजर है। लेकिन इंडिया में पहले क्या होता था कि 2020 वाले मैनेजर को 2030 वाले मैनेजर की अपेक्षा ज्यादा पेंशन मिलती थी। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा जी नहीं, यदि आप एक रैंक पर है, समान रैंक पर है, तो आपको पेंशन भी समान मिलेगा, चाहे आप आज काम किए हो, चाहे आप 10 साल बाद काम करोगे। तो ये था 1 रैंक 1 पेंशन योजना। खासकर ये किसके लिए था? तो ये फौजियों के लिए था। आपको याद रखना है किसके लिए था? फौजियों के लिए था। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वह कब से मलेरिया की पूर्वानुमान लगाना शुरू कर देगा? तो अगले मानसून से भारतीय मौसम विभाग बोला है कि अगले मानसून से हम मलेरिया का पूर्वानुमान लगाना शुरू कर देंगे। यदि आपको पता हो कि मलेरिया का एक ही वैक्सीन है, कौन सा था? RTS, मलेरिया का एक वैक्सीन था। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये वैक्सीन इंडिया में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई भी वैक्सीन आता है तो उसे क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। तो ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए इंडिया में अभी मलेरिया का कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे, 8वें प्रश्न को। प्रश्न देखिए कि बीच स्टेट टूरिज्म हैज वॉन द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड 2020? तो केरला टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड 2020 जीता है। यह जो इंटरनेशनल अवार्ड है टूरिज्म के लेवल पर। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, यह किस लिए मिला है? क्योंकि पैंडेमिक, ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसमें इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने राज्य में रोजगार को लेकर, टूरिज्म को लेकर। ठीक है, तो टूरिज्म के लिए केरला टूरिज्म को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड मिला है। ओके, ये लंदन से मिलता है। अब अगले प्रश्न को देखिए कि विच डे इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब? 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा सा आपको ये जानने की जरूरत है कि क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 1895 में एक्स रे की खोज हुई थी। किसके द्वारा? विलियम रॉन्टजेन के द्वारा। तो बहुत सारी बातें आपके लिए दी गई है, आप लोग आराम से देखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया, सबसे पहले बताया कविता के माध्यम से कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। मतलब बहुत सारी बातें, तो उसको देखकर आप लोग घबराइए नहीं, आराम से डील कीजिए, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ये बात जानना चाहिए कि यह दिन की शुरुआत कब से हुई। तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2012। ठीक है, मतलब 2012 से यह दिन मनाने की शुरुआत हुई।
अभी फिलहाल 2020 में यह दिन मनाया गया, कब? 8 नवंबर को। ओके, अब 10वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए, मोदी जी बोले थे वोकल फॉर लोकल, तो उसी कड़ी में त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है कि किस राज्य सरकार ने इको फ्रेंडली बंबू कैंडल और दिया को लॉन्च किया है। बांस का बना इसने दिया और कैंडल को लॉन्च किया है, मतलब आत्मनिर्भर भारत बनते जा रहा है। चाइनीज पर अब नहीं हम भरोसा करेंगे, और खासकर ये देखिए इको फ्रेंडली है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन थे? बिप्लब देव। उन्होंने लॉन्च किया हाल ही में इको फ्रेंडली बंबू कैंडल और दिया को। मैं फोटो नहीं दे पाया, अच्छा आपको शायद बगल में फोटो दिख रहा होगा, मैं एडिटिंग करवा दूंगा, इधर देख लीजिए आप, फोटो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा करते रहना चाहिए, इको फ्रेंडली हो तो और भी बेहतर है। थोड़ा सा मुझे दिवाली का ये बात समझ नहीं आता, दिवाली में पटाखे बैन करो, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता। अच्छा आप लोग एक बात गौर किए होंगे, प्रत्येक वर्ष मान लीजिए 1 जनवरी को 190 प्लस कंट्री क्या करती है, नया साल मनाती है, उसमें बहुत ज्यादा पटाखे छोड़े जाते हैं, क्रैकर्स छोड़े जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बस दिवाली में एक इंडिया यदि भारत पटाखा छोड़ दे तो पूरा विश्व लगता है प्रदूषित हो जाएगा। क्या है, कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़िए, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप लोग थोड़ा सा जानिए त्रिपुरा के बारे में, किसकी राजधानी कहाँ है? अगरतला, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी अगरतला है, डिस्ट्रिक्ट 8 ही है। ठीक है, और कुछ कुछ बातें हैं। अभी गवर्नर रमेश बैस है और चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए, ये कहाँ पर है, किसकी बातें हो रही थी? त्रिपुरा की। तो ये देखिए त्रिपुरा है, सॉरी ये तो मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। ओके, त्रिपुरा है, बांग्लादेश में 3 तरफ से घिरा हुआ, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ गया। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बॉर्डर शेयरिंग के बारे में तो आप लोग मैप में से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और सबसे ज्यादा 856 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ओके, और किससे? इंडियन राज्य की बात करें तो मिजोरम से और असम से टच करता है। असम एक ऐसा राज्य है जो सभी 5 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो आप लोगों ने चंदौसी का नाम नहीं सुना होगा, तो सुन लीजिए, चंदौसी जो है नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा है। इसमें और ज्यादा कुछ बातें बताने की नहीं थी, बस आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई ने संपर्क रहित मतलब कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। क्योंकि कोरोना का समय आ चुका है, अब तो कोरोना का समय जाने भी वाला है, भगवान करे ये बहुत जल्दी चला जाए। ओके, हम लोग को अपना नॉर्मल लाइफ चाहिए, तो एसबीआई के साथ पेटीएम आपदा में अवसर ढूंढते हुए कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और उसके लिए इसने पेटीएम के साथ साझेदारी की है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, किस विश्वविद्यालय ने यूवी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? तो बहुत सारा विश्वविद्यालय पैंडेमिक के समय बहुत सारा काम करते रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कम कीमत पर लॉन्च किया है टेस्ट करने के लिए, कोई कम कीमत पर सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ लॉन्च करते रहता है ताकि हम लोगों को आसानी बना रहे। तो इसी कड़ी में कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने यूवी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। अब देखिए ये रोबोट है, मतलब आपको सैनिटाइज करने के लिए रोबोट आपका काम कर देगा। ठीक है, ये आपकी बातें हो गई इसके बारे में, कोल्हापुर विश्वविद्यालय के बारे में। अब देखिए, आपको पता होगा कि 7 नवंबर को इसरो कुछ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था। तो देखिए इसरो ने कितने ग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 10 ग्रहों के साथ इसने सैटेलाइट लॉन्च किया है। 10 में 3 इसका है, बाकी 7 विदेश का है। और 7 में भी मान लीजिए कि 4 मान लीजिए किसका, यूएसए का है, 4 या 3 यूएसए का है। अब तक भारत 330 से ज्यादा, मतलब 334-35 के करीब विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है कस्टमर के, जो कि ठीक है, ये भी आत्मनिर्भर है। सरकार द्वारा इसको कहा जा चुका है आप अपने पैसे की व्यवस्था कर लीजिए। तो कहा ठीक है, हम दूसरे देशों की सैटेलाइट भेजेंगे, तो अपने सैटेलाइट के साथ साथ दूसरे देशों की सैटेलाइट भी यह भेजता है। ठीक है, तो अब तक 330 से अधिक दूसरे देशों की सैटेलाइट को भेज दिया है। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे कि संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आरंभ हुआ है? आप लोगों ने 2 देशों के बीच के सुरक्षा अभ्यास को सुना होगा, लेकिन यह 2 राज्यों के बीच का सुरक्षा अभ्यास है। किसके किसके बीच? ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच था। क्या नाम है? सागर कवच है। ठीक है, तो यह ओडिशा में शुरू हुआ है। ओडिशा के बारे में कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, क्या क्या है? कैपिटल भुवनेश्वर इसका है, आपको पता होगा। लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है,
गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, राज्यसभा में 10 सीट, लोकसभा में भी 21 सीट। ये सारी बातें आपको रटते रटते याद हो गई होगी। बस आप ओडिशा का लोकेशन देख लीजिए। ले, ओडिशा का लोकेशन ही नहीं है। खैर छोड़िए, आपको पता होगा ओडिशा का लोकेशन किधर है? नहीं पता है? नहीं पता है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इसके नीचे ओडिशा का लोकेशन है, आप लोग को याद रखना है किधर, ईस्ट में, ठीक है। ओडिशा किससे किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और किसी से, और आंध्र प्रदेश से, और तेलंगाना से, और छत्तीसगढ़ से। मतलब 1 2 3 4 5 से ओडिशा 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी थी। यहाँ पर मैप देना भूल गए सर, कोई बात नहीं। अब अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि 2021 की पहली छमाही में किसने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है? 2021 की पहली छमाही में, ठीक है। तो तमिलनाडु 2021 की पहली छमाही में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है। अब आप समझ बोलोगे कि भाई अभी 2021 तो शुरू भी नहीं हुआ है, तो इसमें कैसे निवेश आकर्षित करेगा? देखिए, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल के लिए बहुत सारी कंपनियां आकर अपना निवेश करती है कि भाई हमें अगले साल ये काम करना है, इसलिए वो अभी से निवेश शुरू करती है ताकि उस समय ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसी कड़ी में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया गया है। वैसे यदि इंडिया के स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निवेश लॉकडाउन में, कोरोना के समय में किसमें हुआ है? जियो में हुआ है। ये बातें तो आपको पता होगी ही, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये देखिए, तमिलनाडु के बारे में बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है, बस इसके चीफ मिनिस्टर को जानिए, इडप्पी के पलानीस्वामी, ठीक है। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट, एरिया वाइज रैंक 10 है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 6 है, ठीक है। इसका नेशनल पार्क जो है गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, और है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये पूछता है, मुदुमलाई नेशनल पार्क ये पूछता है, और मुकुर्थी नेशनल पार्क ये भी पूछता है, ओके। तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। क्या बातें हैं? कि तमिलनाडु अपनी बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, ठीक है। तो तमिलनाडु कर्नाटक से, केरला से और आंध्र प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ओके। तो ये बातें आपको याद रखनी थी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। हम लोगों ने 16 प्रश्नों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो हरियाणा सरकार ने प्रावधान किया है कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोग 75%, 100 लोग में 75% उसमें स्थानीय लोग रहना चाहिए। ऐसे आप लोग देखते हुए कि बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से पलायन करके दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं और वहां की सारी नौकरियों पर वो कब्जा कर बैठते हैं। तो टैलेंट है तो भाई नौकरी मिलेगा ही। तो इसीलिए राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सरकार ने कहा कि अच्छा ऐसा करोगे तो हम लोग फिक्स कर देते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी हो तो उसमें 75 सीट, यदि 100 सीट है तो उसमें 75 सीट प्राइवेट रहेगा। किसके लिए? वहां के लोकल लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए हरियाणा, इधर आप लोगों को पता होगा क्रैकर्स बैन किया है, पटाखे बैन किया है, लेकिन उसमें एक क्या लाभ दिया है, मतलब रिलीफ दिया है कि 2 घंटे तक आप पटाखे छोड़ सकते हैं। तो ये हरियाणा कर चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हरियाणा के बारे में फैक्ट देखिए कि इसके चंडीगढ़ लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद होगा, गवर्नर अभी सत्यदेव नारायण आर्य है और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। यह किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? ये बातें तो आपको पता होगी ही, बहुत बार पढ़ चुके होंगे। नहीं पता है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़िए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। ये बातें जब बनने वाले थे उस समय मैंने बताया था, लेकिन अब ये शपथ ग्रहण कर चुके हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त बने, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC। बहुत बार एग्जाम में आपसे सिर्फ CIC ही पूछ देता है, और राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच आधार से द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो इटली, परसों ही किया गया था भारत और इटली के बीच आधार से द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का। इसमें क्या क्या हुआ? 15 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो इटली और भारत दोनों को यदि बोल दे भौगोलिक दृष्टि से दोनों सेम ही है। आप लोग को विश्वास नहीं है, मैप का बुक खोलिए, मैप का बुक नहीं है तो प्लीज एटलस ले लीजिए। किसका? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें आप लोग देखिए भारत जिस तरह भौगोलिक बसावट है और इटली का जिस तरह से भौगोलिक बसावट है, दोनों सेम है, ठीक है। फिर कभी हम इटली के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे मैप के माध्यम से। फिलहाल अगले प्रश्न को देखेंगे कि SCO काउंसिल के बीच में शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी। SCO संघाई सहयोग संगठन, आपको पता होगा। तो इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। सब आभासी होगा क्योंकि कोविड-19 है। देखिए पढ़िए, कुछ बातें लिखी हुई है कि बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे।
रूस के राष्ट्रपति करेंगे। यह आभासी प्रारूप में होने वाला पहला शिखर सम्मेलन होगा और यह तीसरी बैठक है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा। भारत को 2005 में एससीओ का प्रेक्षक का दर्जा दिया गया था और 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एससीओ का पूर्ण सदस्य भारत कब बना, 2017 में। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन बातें थी। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, ये बातें आपको कमेंट करके बतानी है। आज मैंने आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, बस एक प्रश्न पूछा है, तो प्लीज कम से कम इसे ही बता दीजिए। ठीक है, तब तक अब अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, घर पर ही रहिएगा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी बोल चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।